नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे ये हमारे हॉस्टल वार्डन के बच्चों के लिए क्लास है। जैसा कि बच्चों के काफी सारे कमेंट भी आते हैं कि मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। अभी आपकी क्लासेस स्लो इसलिए ही हो रही है क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और जब लेकिन तब भी आपका कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और आपकी क्लासेस 20 या 25 अप्रैल के बाद रेगुलर मैं कर दूंगी। अगर कोई बचती है तब तक हो सकता है कि आपकी सारी कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। और एग्जाम से पहले आपका हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, तो उनका तब तक केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस रह जाएगा। आपका कंटेंट सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा अलग से जो भी चीजें होंगी वो भी हम लोग करेंगे। जैसे जब थ्योरी पोर्शन पूरा होने के बाद इसी के लिए साथ साथ में एमसीक्यूज भी करवा रही हूँ मैं, कि जिससे कि प्रैक्टिस होती चले। आप थ्योरी क्लासेस देखें और इसीलिए प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, ठीक है। तो आप जब भी आपको टाइम है या फिर क्योंकि अगर आपका और कोई एग्जाम लगा हुआ है तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देके ये भी क्लासेस करते हैं, ठीक है। बाकी अगर नोटिफिकेशन इस बीच में आ जाता है तो आपकी कंटिन्यू क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की एमसीक्यूज की क्लास रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड एमसीक्यूज है और जो आपकी थ्योरी क्लास हुई थी, तो जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी है इसकी वो देख ले। इसकी थ्योरी क्लास करवा दी गई है। इसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। क्वेश्चंस आपके बायोलॉजिकल रहने वाले हैं। पूरी क्लास जरूर देखें। अगर जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी, मैं फिर से कहूंगी कि आप थ्योरी क्लास देखें, उसके बाद एमसीक्यूज करें तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर भी कर दीजिए जिससे कि जो कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लासेस मिल पाए। जैसे कि आपको पता है कि सारी क्लासेस फ्री ही रहती हैं लर्निंग टुगेदर चैनल पे। इसके साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 की भी तैयारी हो रही है, जो बायोलॉजिकल क्लासेस रहती है हर्षिता मैम करवा रही है उसको, ठीक है। तो वो आप क्लासेस देख सकते हैं। इसके बाद जो ईएमआरएस हॉस्टल मॉडल के अलावा जो बच्चे हैं, जैसे ईएमआरएस टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इसके साथ ही एनबीएस के जो बच्चे हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस के, तो टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशल टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके क्लासेस हो रही हैं और वो भी सब फ्री ही है, ठीक है। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से मैम सारी चीजें समझा रही हैं, ठीक है। तो आप वो क्लासेस देखिएगा जो भी बच्चे ये हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनवीएस मतलब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, चाहे आपका आरआरबी है कोई सा भी है जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड को स्पेशल रूप से क्लासेस चलाई जा रही है जो सारे ही जो आपके एग्जाम्स होते हैं लगभग उनको सबको ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई टॉपिक अगर बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो टॉपिक भी इस प्लेलिस्ट में ऐड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्लासेस अभी चल रही है, बाकी हॉस्टल वार्डन की क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही है, लेकिन और जो टीचिंग एप्टीट्यूड और यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो क्लासेस हैं वो सारी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और मई या जून तक आपकी यूजीसी नेट की और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए जो बच्चे इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज हम लोग करेंगे और थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो बहुत सिंपल भी लगेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन इज, एक छात्रावास वार्डन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। ऑप्शन सबसे पहला दिए गए, छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना, मतलब हैंडलिंग द एकेडमिक मैटर्स ऑफ स्टूडेंट। इसके साथ पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास की वित्तीय व्यवस्था संभालना। हालांकि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही हॉस्टल वार्डन को उन सब चीजों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्राइमरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। छात्रों की सुरक्षा और भलाई, मतलब उनकी सुरक्षा और वेल बीइंग स्टूडेंट की सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होती है, किसके लिए? हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लास में भी बताई थी आपको। हॉस्टल वार्डन की सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि सबसे मेन चीज होती है कि बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हॉस्टल? तो सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? नियमों के उल्लंघन पे दंडात्मक कार्रवाई करना, मतलब कोई अगर वायलेंस हो रहा है तो उस पे एक्शन लेना, या फिर शरारती बच्चों को छात्रावास से निष्कासित करना, मतलब जो बच्चे शरारत करते हैं उनको छात्रावास से निकाल देना। ठीक है, छात्रों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर समस्या पे चर्चा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सुटेबल क्या रहेगा? होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स विद द स्टूडेंट टू डिस्कस इशू। अगर कोई इशू हो रहा है हॉस्टल वार्डन में, बच्चों के बीच में, टीचर्स या बच्चों के बीच में, ठीक है, और या सीनियर जूनियर के बीच में, तो उसपे आप बैठ के डिस्कस करेंगे, मीटिंग से लेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि सारी चीजें आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, हाउ कैन हॉस्टल्स फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एमंग रेजिडेंट्स? छात्रावास निवासी छात्रों में सामुदायिक भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? तो छात्रावास यहाँ पे पूछेंगे, जो हॉस्टल वार्डन होते हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन समय निर्धारित करना। अब ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि मान लो कि एक हॉस्टल में कम से कम 100-200 बच्चे होते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था 300-400 तक बच्चे होते हैं। तो अगर अलग अलग समय निर्धारित करेंगे तो फिर वो और सारी चीजें कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के साथ बातचीत को सीमित करना, मतलब जो डाइवर्सिटी के बच्चे हैं, मतलब कोई किसी कल्चर से आया, कोई किसी कम्युनिटी से आया है, ठीक है, कोई किसी एरिया से आया है, तो उनमें क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं करो। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमें एक उनको अच्छा सोशल, कह सकते हैं, कैंडिडेट भी बनाना है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उस पर भी ध्यान देना है, तो ये भी चीज नहीं होगी। इसके छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मतलब उनमें कंपटीशन को बढ़ावा देना कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो तुमसे ज्यादा पढ़ता है। ऐसा तो हॉस्टल वार्डन करेगा नहीं, ये तो गलत भी है ना। इसके बाद है समूह गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी एंड इवेंट। ठीक है, तो सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का सेंस हम लोग कब यहाँ पे बच्चों के बीच डेवलप कर पाएंगे? जब समूह गतिविधियां और कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, तो बच्चे एक दूसरे से सोशल होना सीखेंगे। ठीक है, भाईचारे की भावना बढ़ेगी, ब्रदरहुड की भावना बढ़ेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नियम से वार्डन को भलीभांति परिचित होना चाहिए? छात्रावास वार्डन निर्माण, सॉरी, छात्रावास भवन निर्माण, मानदंड, छात्रावास नीतियां और दिशा निर्देश, राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश, या फिर स्थानीय यातायात। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल शुड बी द वार्डन बी वेल acquainted विद, मतलब जो हॉस्टल का कौन सा रूल है जिससे हॉस्टल वार्डन को भली भांति अच्छी तरीके से परिचित होना चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पे चार ऑप्शन में अगर देखेंगे, तो छात्रावास की क्या नीतियां हैं, मतलब हॉस्टल्स की क्या पॉलिसीज हैं, किस हिसाब से हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, स्कूल में एडमिशन हो गया, उसके बाद हॉस्टल्स में भी रखने की कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही छात्रावास को, सॉरी, हॉस्टल वार्डन को काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी स्कूल्स है या जहाँ पे भी हॉस्टल है, वहां पे हॉस्टल वार्डन को जो हॉस्टल की नीतियां या फिर गाइडलाइंस है, उन सबको भली भांति उसे पता होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द हॉस्टल? तो यहाँ पे हेड कौन होता है? सीनियर रिपोर्टर, वार्डन, सहायक, चीफ हाउसकीपर, या फिर सुपरवाइजर पर्यवेक्षक। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का हेड कौन होता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वार्डन ही हॉस्टल का हेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, छात्रावास में नियमित सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन क्यों होता है? मतलब छात्रावास में जो ऑर्गेनाइज रेगुलर सोशल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी इन द हॉस्टल, किस वजह से ये सारी एक्टिविटी की जाती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, उन्हें विघटनकारी व्यवहार में शामिल होने से रोकने के लिए, गतिविधि शुल्क के माध्यम से छात्रावास के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, या फिर छात्रों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने और छात्रावास में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए यहाँ पे लिए है। ठीक है, आपको नहीं ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए,
और छात्रावास में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे इसके लिए ही जो मनोरंजक गतिविधियां ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्रावास में छात्रों के बीच विवाद समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? Why is it important to establish a clear procedure of conflict resolution between students in the hostel? तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, छात्रों में जवाबदेही की भावना विकसित करने के लिए, या फिर विवादों में शामिल छात्रों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि विवादों को तुरंत छात्रावास प्रबंधन को सूचना दी जाए। इसके साथ ही नेक्स्ट है खुली, यहाँ पे खुली है ये, ठीक है, खुली बातचीत मतलब ओपन डिस्कशन उनके बीच होना चाहिए, खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने, चिंताओं का समाधान करने और सौहार्दपूर्ण विवाद का हल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, जो क्लियर प्रोसीजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर बच्चों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका क्या है कि उनको इंकरेज करना ओपन कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जो समस्या है उस पर बातचीत करें, फिर उसका सोल्यूशन निकाले, ना कि लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो टी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अधिक संख्या में छात्रों को समायोजित करने के लिए छात्रावास के बुनियादी ढांचे और लेआउट की उचित योजना बनाना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले दिया है, छात्रावास में अनुमति प्राप्त छात्रों को संख्या को सीमित करने के लिए, सभी छात्रों के लिए आरामदायक उपयुक्त रहने का वातावरण प्रदान करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास स्थानीय नियमों और विनियमों का अनुपालन करता है या नहीं, छात्रावास के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये किस लिए बनाई जाती है, मतलब प्रॉपरली प्लान द हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेआउट एकोमोडेशन इन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। जहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं कि इकट्ठे सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर एकोमोडेशन हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो जैसे अच्छी हवा पास हो। आपने देखा है हॉस्टल्स में क्या होता है कि बहुत सारी खिड़कियां लगाई जाती है, इसलिए कि वेंटिलेशन वगैरह होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी छात्रों के लिए आरामदायक उपयुक्त रहने का वातावरण बनाने के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, छात्रावास कक्ष आवंटन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना क्यों आवश्यक है? Why it is important to develop a fair and transparent system of hostel room allocation? जब छात्रों को रूम दिया जाता है तब वहां पे ट्रांसपेरेंसी क्यों रखी जाती है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य छात्र को सर्वश्रेष्ठ कमरा मिले। ठीक है, कक्ष आवंटन के दौरान छात्रों के बीच विवादों को रोकने के लिए, या फिर छात्रों में निष्पक्षता और समानता की भावना को बढ़ावा देने और पक्षपात से बचने के लिए। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सिंपल है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी क्यों रखी जाती है, जिससे कि छात्रों में कोई ये चीज ना रहे, या फिर उनको इक्वलिटी जो हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन में भी बोला गया है, ये सारे बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो वो कैसे होगी, जब निष्पक्ष रहेगा जो भी एकेडमिक सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड बी द वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर ए स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग एकेडमिकली? ठीक है, जब कोई छात्र शैक्षिक रूप से संघर्ष कर रहा हो तो वार्डन को इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको पढ़ के बताना है कौन सा सही होगा। छात्र को छात्रावास की गतिविधियों से बाहर करना, छात्र के लिए ट्यूशन सत्र की व्यवस्था करना, छात्र की शैक्षणिक समस्याओं को अनदेखी करना, या फिर कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्र को दंडित करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा कि जब कोई छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष करता है वार्डन को इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? उसे बाहर कर देना चाहिए, ये नहीं होगा। छात्र के लिए ट्यूशन की व्यवस्था, इग्नोर तो नहीं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन ही इग्नोर करेगा फिर तो वो किससे ही बात अपनी कह पाएगा। कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्र को दंड का ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अरेंज ट्यूशन सेशन फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, मतलब शैक्षणिक संबंध एकेडमिक उसको पढ़ने में, या फिर उसके नंबर्स कम आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक तो बच्चों में कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा होता है कि हाँ, उसके नंबर इतने आए, मेरे क्यों नहीं आए। ठीक है, जब एग्जाम होते हैं ना क्लासेस में, जो आपके मंथली वीकली एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें तो बच्चे ऐसा दिमाग खाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर किसी उसके फ्रेंड का एक नंबर ज्यादा आ गया, बच्चे मैम के पीछे पड़ जाएंगे, मैम मेरा एक नंबर कम क्यों है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे तुमने कैसे लिखा है, लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि एक नंबर कम क्यों है, उनको भी एक नंबर दो। तो बहुत सारी ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो ये तो चलो
ऐसी बात होगी, लेकिन हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे रोल के हिसाब से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हॉस्टल टू द स्टूडेंट? छात्रों के लिए छात्रावास के क्या लाभ है? तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा क्या लाभ है। अनुशासन, सहयोग की भावना, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। मतलब छात्रावास में रहने से अनुशासन आता है, बिल्कुल सही बात है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना भी आती है। इसके बाद सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी उनके अंदर आती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, द अपॉइंटमेंट ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट शुड बी। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए? मतलब जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है उसकी जो अपॉइंटमेंट होता है कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हॉस्टल वार्डन है उस वो फुल टाइम ही होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन सारे बच्चों को ही संभालता है। अगर उसको पार्ट टाइम या किसी वजह से ऐसा रख पार्ट टाइम में यहाँ पे मतलब वो नहीं है, जैसे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलती है उससे मतलब नहीं है। पार्ट टाइम का मतलब है जैसे मान लो कि पूरे 24 घंटे होते हैं, तो हॉस्टल वार्डन के लिए 8 घंटे ही हॉस्टल वार्डन अपनी जॉब करेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम का मतलब है। आप लोग इसको वो वैकेंसी वाला मत समझना यहाँ पे, ठीक है। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। 8 घंटे के लिए रखेंगे, बाकी समय बच्चों को कौन सारी चीजें देखेगा। बाकी समय बच्चों में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई चीज हो रही है, तो वो कौन देखेगा। इसलिए हॉस्टल वार्डन की ड्यूटी 24/7 कह सकते हैं होती है। ठीक है। इसीलिए इसको फुल टाइम ही रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, छात्रों में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किए जा सकते हैं? कक्षा में पढ़ाकर, बैठक बुलाकर, जिम्मेदारियां देकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना उसमें कैसे डेवलप करेंगे? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी डेवलप होगी। ठीक है। तो जैसे हॉस्टल वगैरह में क्या होता है, हाउस कैप्टन होते हैं, उसके साथ ही जैसे जब असेंबली होती है, ठीक है, तो कुछ छात्रों को वहां पे ड्यूटीज में लगाया जाता है कि असेंबली से पहले उनको जाके सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल ले। म्यूजिक टीचर साथ में होते हैं, ठीक है। और जो भी सारे प्रोसेस होता है कि किसको प्लेस बोलनी है, कौन प्रेयर करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड होती है, और ये बच्चों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दी जाती है। तो इससे ही उनके अंदर क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की या जिम्मेदारियों की भावना का विकास यहीं पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक वार्डन के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन, व्यवहार। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास के कर्मचारियों निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? अब जो हॉस्टल स्टाफ होता है, मतलब हॉस्टल वार्डन के साथ भी हॉस्टल बहुत सारे होते हैं, टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, इसके हाउस कैप्टन भी होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो हॉस्टल स्टाफ है उसमें कौन कौन होगा, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, काउंसलर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे डी हो जाएंगे, ये सारे ही हॉस्टल स्टाफ में आते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको, काउंसलर हॉस्टल स्टाफ में क्यों आता है कि बच्चों को अगर कोई भी समस्या आ रही है एकेडमिक को लेके या फिर पर्सनल उनकी कोई चीजों को लेके, तो काउंसलर तुरंत उसको समझाएगा, जो भी चीजें जिस हिसाब से उसकी जो ड्यूटीज है वो करेगा। ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का चयन कौन करता है? यहाँ पे पूछा गया जो हॉस्टल वार्डन ईएमआरएस में इसका चयन कौन करता है? लोकल बॉडी करती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, विद्यालय प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर केंद्र सरकार। तो ईएमआरएस आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है। अभी ये सेंट्रल की वैसे भी वैकेंसीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि आप एक छात्रावास वार्डन है तो छात्रों के किसी भी व्यक्तिगत, तकनीकी या भावनात्मक समस्या को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब हॉस्टल वार्डन को बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए? आपातकालीन तैयारी, इमरजेंसी, तुरंत माता पिता को बुला लेना चाहिए, मार्गदर्शन और परामर्श देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो क्या होता है, मार्गदर्शन और परामर्श होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी हुआ तुरंत पेरेंट्स को बुलाना, क्योंकि अब वही मैंने बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी है, तो हर टाइम तो पेरेंट्स नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने हॉस्टल में रखा है कि बच्चा मेरा अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए हॉस्टल वार्डन की जॉब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि आप अपने एंड से सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर चीजें नहीं होती हैं तो फिर, और कोई बड़ा मैटर है या फिर कुछ सीरियस है, तो फिर बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनको भी सूचना दी जाती है, लेकिन सबसे पहले अपने तरीके से चीजें हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे हु इज इन इंचार्ज ऑफ द हॉस्टल। छात्रावास का प्रभारी कौन होता है, मतलब इंचार्ज, यहाँ पे इंचार्ज पूछा गया है। हॉस्टल का जो इंचार्ज कौन होता है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। छात्रावास अधीक्षक, वार्डन या सुरक्षा गार्ड या फिर परामर्श दाता। तो प्रभारी यहाँ पे कौन हो जाएगा, सुरक्षा गार्ड। ठीक है, इंचार्ज, यहाँ पे इंचार्ज पूछा गया तो इंचार्ज कौन होगा, सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि कौन आया गया ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज रहती है, वो देखता है, रजिस्टर्स होते हैं उसमें एंट्री वगैरह करवाना, ये सारी चीजें इंचार्ज के काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन और वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश पे होती है। यहाँ पे सीनियर वार्डन, वार्डन ऑफ द हॉस्टल अपॉइंटमेंट, तो किसकी सिफारिश पे होती है, तो यहाँ पे आपको पढ़ के बताना है किसकी सिफारिश पे होती है। कुलपति, डीन, अधीक्षक या फिर अधीक्षक और डीन। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट एंड डीन, यहाँ पे डी ऑप्शन है, लेकिन हालांकि एमआरएस में ऐसा प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सीधा सा एग्जाम होता है, वहाँ पे यहाँ पे सिफारिश का कोई मैटर नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये जनरल हॉस्टल्स के क्या रूल है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि प्रबंधक अत्यधिक बोझिल है, मतलब मैनेजर बहुत ही ओवरबर्डन है, तो उसे कौन सी अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। प्रबंधक मतलब जैसे मान लो आपका हॉस्टल वार्डन के पद पे अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, तो एकदम से जाके बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, आप तो घबरा जाएंगे कि 24 घंटे का काम, पूरे टाइम बच्चों को देखना, और बच्चों की समस्या ऐसी ऐसी होती है कि आप सुन सुन के परेशानी हो जाएंगे, तो उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक ही की है, पेशेंस। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस तो पहले ही आप अपने अंदर बहुत अच्छे से डेवलप कर लो। ठीक है, तो है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, और इसके साथ ही प्रबंध का दायरा है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सारे ही हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जितने भी सारी चीजें हैं उसको प्रॉपर एक तो मैनेज करना। ठीक है, और डेली का डेली जो भी जैसे एंट्री वगैरह होती है, कोई भी चीजें होती है जो डेली बेसिस पे होती है, तो डेली करना। अगर आपने एक दिन भी स्किप किया तो फिर सारी चीजें बर्डन के रूप में और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है द चीफ ऑफिसर ऑफ द हॉस्टल इस, छात्रावास का मुख्य अधिकारी कौन सा होता है। छात्रावास अधीक्षक, वरिष्ठ वार्डन, कार्यालय देखकर्ता या फिर वार्डन। तो मुख्य अधिकारी की अगर बात करेंगे, कौन होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, महिला एवं विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर अ, कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मंत्रालय दिए गए हैं, आपको बताना है कि एमआरएस किस विभाग में आता है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा मंत्रालय होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये भी नहीं पता है फिर आप तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आमतौर पर एक छात्रावास में कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं। एक छात्रावास में कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं, 5, 4, 3 या फिर 4। ठीक है, 5, 6, 3, तो यहाँ पे 4 वार्डन मैक्सिमम नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, एक छात्रावास वार्डन को आवेदन क्यों लिखता है। वाई डज ए स्टूडेंट राइट एन एप्लीकेशन टू द हॉस्टल वार्डन। अब जैसे कोई भी चीज हुई, ठीक है, तो जो छात्र है तो वार्डन को आवेदन लिखते हैं, किस वजह से आवेदन लिखते हैं, घर जाने के लिए, स्वास्थ्य समस्या के लिए, अवकाश के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे। हॉस्टल वार्डन बच्चों को अगर किसी कारण बस घर जाना है, ठीक है, और बच्चों के बहाने बहुत होते हैं घर जाने के, अगर उनको घर जाने का मन है
तो वो तुरंत सबसे पहले तो अपने घर वालों से बात करेंगे, उसके बाद फिर अपने दोस्तों से सबसे बात करेंगे, ठीक है, फिर पूरा वो आपस में मीटिंग करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से फिर ऐसा रीजन बताएंगे कि जो हॉस्टल वार्डन मान जाए, ठीक है, तो घर जाने के लिए भी एप्लीकेशन लिखा जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो लगता ही है, बच्चे लिखेंगे। इसके सेहत की कोई समस्या है तब भी एप्लीकेशन लगता है। इसके बाद आपका हॉलीडे वगैरह होता है तब भी एप्लीकेशन लगता है, ठीक है। और काफी स्ट्रिक्ट सारी चीजें होती हैं, रजिस्टर वगैरह होता है वहां पे, जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो फोटो वगैरह मैच की जाती है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे, जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होती है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें बहुत चेक होके उसके बाद ही बच्चा भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छात्रावास वार्डन को छात्रों के लिए कब उपलब्ध होना चाहिए? दिन के कुछ दिन के कुछ निश्चित घंटों के लिए, केवल कार्य दिवसों पे, केवल भोजन के समय, जब भी छात्रों की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब भी गेट आप केवल ये समझो 24/7 है, केवल जब बच्चे स्कूल में होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में क्योंकि टीचर्स होते हैं क्लास में, तब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे टाइम आपको बच्चों के साथ ही रहना है, बच्चों की सारी एक्टिविटी पे ध्यान देनी है, ठीक है, सारी चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छात्रों की खेल गतिविधियों, स्काउट्स और गाइड्स गतिविधियों तथा एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो ऐसी कोई भी गतिविधियां हैं तो वो किस रजिस्टर में दर्ज की जाती? जैसे मान लो स्काउट गाइड की कोई गतिविधि हुई, ठीक है, इसके साथ ही एनसीसी वगैरह होता है स्कूल में, उसके हिसाब से तो परामर्श, ठीक है, छात्रों के व्यवहार का रिकॉर्ड, उपलब्धियों का रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्काउट गाइड गतिविधि होगी, खेल से संबंधित कोई भी होगी, तो ये सब कैसी ये कोई बच्चों की अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, बच्चों को अचीवमेंट्स होती हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अचीवमेंट रजिस्टर होता है, उसमें ये सारी गतिविधियां नोट की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कब शुरू हुए थे? ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्लास में आपको करवाया है, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया गया है वहां पे। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कब शुरू हुए थे? ये हमारे स्कूल सबसे पहले कब खोले गए थे, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। 90, 91 में, 97, 98 में, 98, 99, फिर 99, 2000। तो 97, 98 में आपके ईएमआरएस स्कूल खोले गए थे, ठीक है, 1997, 98। अब इनमें से आपको कोई एक भी डेट दे सकता है, या फिर इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है या 97, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धन किस मंत्रालय द्वारा आवंटित किया जाता है? तो यहाँ पे ईएमआरएस को फंड कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इससे ही रिलेटेड मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया, जिसका मैंने बोला कि कमेंट में आंसर देना है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोनों का आंसर ही सेम है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, तो इनमें से बताइएगा कौन सा सही होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने पीछे पूछा है, आंसर दोनों के सेम है, मैं ये बता देती हूँ, आपको हिंट भी दे देती हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, छात्रावास को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मैनेजिंग ए हॉस्टल इफेक्टिवली? तो छात्र की गोपनीयता से समझौता के लिए बिना 24/7 सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, इसके साथ ही कड़े अनुशासन और सहायक वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, मतलब अनुशासन भी होना चाहिए कड़ा, और उसके साथ कंफर्ट जोन भी उनका होना चाहिए, ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अनुशासन हो गया, कंफर्ट जोन नहीं है, तब भी बच्चे सही से ना पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, और एकदम ही उनको ढील दे देंगे फिर तो बात ही क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को बनाए रखते हुए वित्तीय साधनों का प्रभावी प्रबंधन, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स इफेक्टिवली व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, सारी चीजें जरूरी है हॉस्टल वार्डन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके एमआरएस में भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जब आपकी थ्योरी क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम लोग केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 30 क्वेश्चन हैं आपके, और इसमें से बताइए कि आपको पहले से कितने पता थे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए जो आपको पहले से आते थे।
ठीक है। और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ज्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे खैर पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।